डेजर्ट ओनली बायोम एक ऐसी जगह जहां पर ना तो कोई ट्रीज होती है और ना ही कोई एनिमल, और अगर एनिमल होते भी हैं तो सिर्फ कुछ गिने चुने विलेजेस में। और ऐसे में यहाँ पर सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मैं यहाँ पर सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 दिन, क्योंकि मुश्किलों से पंगा लेने की अब आदत सी हो गई है। और हाँ, ये इस जर्नी का पार्ट 1 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस हार्डकोर जर्नी को। पहले दिन की शुरुआत होते ही मैंने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाए और मुझे सिर्फ और सिर्फ रेत ही दिखाई दी। पर जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए मुझे एक डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया। जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गया मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट भी दिखाई दिया, और ये यहाँ की सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, क्योंकि यहीं से मुझे मिलने वाला था काफी सारा वुड। और साथ में ही मुझे एक विलेज भी दिखाई दिया। डेजर्ट टेंपल जाके मैंने चेस्ट को लूटा और वहां मुझे सिर्फ थोड़ा सा आयरन मिला। मैंने आयरन को कलेक्ट किया और मैं विलेज की तरफ को निकल गया। विलेज में पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलेक्ट किया और अपने लिए मेरी पहली पिकैक्स बनाई। उसके बाद मुझे एक र्यून पोर्टल मिला जहां से मैंने चेस्ट में जितना भी आइटम था उसको कलेक्ट किया और मैं आगे बढ़ने लगा। साथ में ही मैंने अपने लिए कुछ शुगर केन भी कलेक्ट की, और ऐसे ही घूमते घूमते मुझे रात हो गई थी, इसलिए वहीं विलेज के पास में बेड लगा के मैं सो गया। सुबह होते ही मैंने विलेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और वहां पहली बार मुझे एक चेस्ट में 2 डायमंड मिले जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती थे। मैंने उनको कलेक्ट किया और मैं वापस एक बार फिर से एक और डेजर्ट टेंपल को लूटने के लिए निकल गया। इस वाले डेजर्ट टेंपल में पहली बार मुझे कुछ कमाल की चीज मिली, जिसमें मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला, एक इन्फिनिटी की बुक मिली और साथ में कुछ डायमंड। सारा सामान बटोरने के बाद मैं वापस आया और एक विलेज के पास में मैंने एक चेस्ट लगाई और उसमें अपना सारा सामान रख दिया। उसके बाद मैं लग गया अपने चारों तरफ जितनी भी डेड बुश थी उनको तोड़ने, ताकि मेरे पास बहुत सारे स्टिक्स हो जाए और मैं अपने लिए टूल्स और टॉर्चेस वगैरह बना पाऊं। डे 3 की सुबह में एक केव में गया और वहां से मैंने आयरन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने काफी सारा आयरन कलेक्ट किया और साथ में कॉपर और कोल भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और साथ में किया मैंने अपनी इस हार्डकोर जर्नी का पहला शिकार, वो भी एक स्केलेटन का। केव एक्सप्लोर करते करते मुझे काफी सारी डर्ट दिखाई दी, तो मैंने उस डर्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फार्म करने के लिए डर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने फार्म पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं निकल गया केव में एक बार फिर से कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए। मैं जैसे केव में पहुंचा तभी अचानक कहीं से एक क्रीपर आके फट गया और उसने मेरी आधे से ज्यादा हेल्थ खत्म कर दी थी। मैं उससे बचा ही था कि तभी अचानक मेरे ऊपर से सैंड का पहाड़ नीचे गिर गया और मैं बाल बाल मरते हुए बचा। अगले दिन उठकर मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उनको स्मेल्ट करने लगा दिया और साथ में अपने लिए एक हो और बकेट भी बनाई। फिर वाटर कलेक्ट करके मैंने अपने फार्म में वाटर को फिल करना स्टार्ट कर दिया। वहां मुझे आसपास जितने भी शुगर केन दिख रहे थे मैंने उनको कलेक्ट किया, और साथ में ही वहां विलेज से मैंने कुछ सीड लिए और उनको अपने फार्म में प्लांट कर दिया। साथ में ही मैंने फार्म के पास में शुगर केन के लिए एक एरिया बना के शुगर केन को भी प्लांट कर दिया। डे 6 की शुरुआत होते ही मैंने सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को क्लीन किया। जितनी भी सैंड मिली थी मुझे उसको मैंने स्मेल्ट करने रखा, और साथ में कुछ सैंडस्टोन की वॉल बना के मैंने अपने लिए एक एरिया बनाया ताकि वहां पे मैं कुछ एनिमल्स को लाके रख सकूं। और इसी तरह रात होते होते मेरा जो एनिमल बांध था वो बन के रेडी हो चुका था। मैंने वहां पे कुछ लैंटर्न लगाए और उस एरिया को लाइट अप करने के बाद मैं सो गया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने एनिमल बांध के लिए एनिमल्स को ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे एक विलेज में 2 काव मिले, तो मैं उनको बहला फुसला कर जैसे तैसे अपने एनिमल बांध तक ले आया। थोड़ी देर में ही मुझे इस डेजर्ट आइलैंड में घूमती हुई एक शीप मिली, तो मैं उसको भी अपने बांध पे लेके आ गया। मेरे पास जितना भी आयरन स्मेल्ट हुआ था मैंने उससे अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाया, और पहली बार मैंने पूरा आयरन का आर्मर पहन लिया। और उसके बाद एक बार फिर से मैं अपने फार्म पर काम करने लग गया। मेरे पास जितना भी बोन मिल था उसकी हेल्प से मैं उनको बार बार ग्रो कर रहा था और दोबारा से रिप्लांट कर रहा था। अगले दिन होते ही मैं निकल पड़ा पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ को, और आउटपोस्ट में घुसते ही मैंने सबसे पहले उनका जो मेन एंट्रेंस था उसको ब्लॉक किया ताकि वो लोग अंदर ना आ पाए, और मैं गया सीधे सबसे ऊपर जहां पर रखी हुई थी उनकी चेस्ट में ज्यादा कुछ तो नहीं था, बट हाँ एक बहुत काम की चीज थी, और वो थी कैरेट, क्योंकि अब मेरे पास एक और सीड था प्लांट करने के लिए। उसके बाद वहां पर जितना भी वुड था मैंने वहां से बहुत सारा वुड इकट्ठा किया और मैं निकल गया वापस अपने बेस के लिए। उसी बीच मुझे फॉलो करते करते एक पिलेजर अपने कैरेट्स को लेने के लिए मेरे फार्म तक आ पहुंचा।
मैंने उसको कैरेट तो नहीं दी, पर एक चीज जरूर दी और वो थी मौत। थोड़ी देर में मुझे एक विलेज में 2 पिग्स दिखे तो मैं उनको भी कैरेट की मदद से अपने बांध तक ले आया। डे 9 को मैं एक बार फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। मैं एक नए विलेज में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने जितने भी वहां पे हेवेल थी उनको इकट्ठा किया और वहीं पे मुझे एक और डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया, तो मैंने वहां से भी सारी लूट कलेक्ट की और मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में मुझे एक और पिलेजर आउटपोस्ट दिखाई दिया, तो मैं वहां गया और वहां जाके मैंने चेस्ट लूटी, उसमें जितना भी सामान था वो मैंने कलेक्ट किया। साथ में ही वहां से मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट किया और मैं आगे निकल गया। डे 10 को भी मैंने बहुत सारे डेजर्ट टेंपल्स को लूटा। उसके बाद मैं एक विलेज में गया और वहां पे मुझे मिली सी पिकल, तो मैंने उसको इकट्ठा किया और मैं इसी तरह आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता गया। डे 11 हो चुका था और रेगिस्तान में भटकते भटकते मुझे एक और विलेज दिखाई दिया और जैसे ही मैं उस विलेज के करीब पहुंचा मैंने देखा कि उस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ का घर है और वहां पे कुछ काम की चीज मिल सकती है। इसलिए मैं जैसे ही वहां गया मैंने देखा कि वहां तो कुछ बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य चीज है और वो थी ओक सैपलिंग। और इस रेगिस्तान में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका मतलब ये था कि अब मैं जितनी मर्जी चाहूं उतने पेड़ उगा सकता हूँ। वहां से सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं आगे निकल गया और जैसे ही मैं आगे पहुंचा मुझे एक और पिलेजर आउटपोस्ट दिखाई दिया। पिलेजर आउटपोस्ट में मुझे कुछ खास चीज तो नहीं मिली थी, इसलिए मैं आगे निकल गया और जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया मुझे एक और डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया और वहां की भी मैंने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया। डे 12 को अपने बेस की तरफ को निकलते हुए मुझे रास्ते में एक र्यून पोर्टल दिखाई दिया जिसमें 2 गोल्ड के ब्लॉक थे और साथ में एक चेस्ट भी थी। उसके बाद मैं एक और विलेज में गया और वहां पर लाइब्रेरियन के घर से मैंने बहुत सारी बुक शेल्फ को कलेक्ट किया और मैं वापस अपने बेस के लिए निकल गया। और ऐसे ही बहुत सारे र्यून पोर्टल्स और साथ में कई सारे डेजर्ट टेंपल को लूटने के बाद डे 13 की रात तक मैं अपने बेस पर पहुंच चुका था। क्योंकि मेरे पास सैडल थी इसलिए डे 14 को मैं निकल गया एक हॉर्स को ढूंढने के लिए। मुझे पास के ही विलेज में एक हॉर्स मिल चुका था तो मैंने उसको टेम करना स्टार्ट किया और जैसे ही वो टेम हुआ मैंने उसको सैडल पहनाई और मैं उसको अपने बेस की तरफ को लाने लगा। बेस पर पहुंचने के बाद मैंने उसको उसकी डायमंड की आर्मर पहनाई और अपने एनिमल बांध में बाकी सारे एनिमल्स के साथ में रख दिया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी डर्ट थी उनको लेके मैं अपने शुगर केन फार्म के पास में गया और वहां पर मैंने अपने लिए एक जंगल का एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जितनी भी ओक सैपलिंग थी मैंने उनको प्लांट करना स्टार्ट किया और साथ में मैं अपने बाकी सारे फार्म पर भी काम करने में लग गया। मैंने बोन मिल की हेल्प से अपने ट्रीज को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो किया और उनको काटने के बाद जो भी मुझे सैपलिंग मिल रही थी उनको मैंने एक बार फिर से रिप्लांट कर दिया। डे 16 को मैंने अपने सारे एनिमल्स को एक एक करके ब्रीड कराया और उसके बाद से मैंने अपने लिए एक पूरा डायमंड का टूल सेट बनाया और फिर मैं निकल गया अपने घर के लिए सैंड को इकट्ठा करने के लिए। मैं काफी सारा सैंड इकट्ठा कर रहा था और साथ में उनको स्मेल्ट करने भी रखते जा रहा था और ऐसे ही कई दिनों तक सैंड को इकट्ठा करते हुए साथ में अपने फार्म पर भी काम करते हुए कई सारे मॉब्स को मारते हुए डे 21 तक मैंने काफी सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। अगला दिन हो चुका था और अब बारी थी अपने लिए एक घर बनाने की। क्योंकि ये एक डेजर्ट आइलैंड था इसलिए मैं अपने लिए एक पिरामिड बनाने वाला था, वो भी पूरा ग्लास और सैंडस्टोन का। इसलिए मुझे जो भी जरूरी आइटम चाहिए थे मैंने उनको क्राफ्ट किया और मैं लग गया अपने लिए एक घर बनाने में। घर बनाते बनाते मुझे कई बार फिर से सैंड इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ा, लेकिन यह घर बहुत ही सुंदर बनने वाला था। इसलिए अब आप इंजॉय कीजिए इस टाइम लैप्स को।
कई दिनों की मेहनत के बाद डे 31 की नाइट तक मेरा ये सुंदर सा ग्लास का पिरामिड बनके एकदम रेडी हो चुका था। घर तो मेरा बन चुका था, लेकिन अब बारी थी अपने लिए एक इंचेंटमेंट रूम बनाने की। इसलिए मैंने थोड़ी देर तक अपने शुगर केन फार्म में काम किया और उसके बाद से मैं लग गया अपने लिए लेदर इकट्ठा करने में। काफी सारे काओ को मारने के बाद जो बेबी काउस थे उनको बड़े होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए आसपास जितने भी रैबिट्स थे मैं उनको भी मारने में लग गया। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे दौड़ा दौड़ा के मेरी टांगें दुखा दी। तो ऐसे ही कई सारे काओ को मार के सारा दिन रैबिट्स के पीछे भाग भाग के उनका शिकार करके फाइनली डे 34 पर मेरे पास इनफ लेदर हो चुका था। मैंने अपने लिए सारी बुक शेल्फ बनाई और साथ में एक इंचेंटमेंट टेबल बना के अपने लिए इंचेंटमेंट रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। इंचेंटमेंट रूम बनाने के बाद जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरे घर के बगल की सैंड धस चुकी है और मुझे पक्का पता था कि ये काम हरिया का ही है। जैसे ही मैंने वहां जाके देखा, वहां पर एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था और उसकी रखवाली एक काली परी कर रही थी। काली परी के जाने के बाद मैंने उस खजाने से भरे संदूक को खोला। उसमें कीमती सामान के नाम पर सिर्फ 2 नेम टैग थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि मेरे घर के नीचे ये संदूक आया तो आया कहां से। और थोड़ा सा खोदने के बाद मुझे वहां पे 2 स्केलेटन भी दिखे। उनको मारने के बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि भाई ये संदूक यहाँ पे आया कहां से। उसके बाद से मैं अपने इंचेंटमेंट रूम में आया और वहां आके मैंने अपनी बो में पावर और इन्फिनिटी की बुक कंबाइन की। बो को इंचेंट करने के बाद मैं एक बार फिर से उसी जगह पे गया और मैंने उस एरिया को खोदना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा खोदने के बाद ही मुझे वहां पे एक स्पॉनर दिखाई दिया, जो था एक स्केलेटन का स्पॉनर। तो मैंने फटाफट से उस एरिया को लाइट अप किया और उस एरिया को मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अपने टूल्स को इंचेंट करना था। लेकिन उनको इंचेंट करने के लिए मेरे पास लैपिस नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पिकेक्स उठाई और मैं निकल गया लैपिस की तलाश में। मैंने अपने लिए एक माइन बनाया और उसके बाद से Y11 पर जाके मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। डे 35 को लैपिस की तलाश में माइन करते करते मुझे कुछ डायमंड दिखाई दिए। डायमंड माइन करने के बाद मैं आगे बढ़ा और थोड़ी देर में मुझे एक माइन शाफ्ट दिखाई दी। माइन शाफ्ट में पहुंचते ही मुझे लैपिस दिखाई दिया, तो मैंने जितना भी लैपिस था उनको कलेक्ट किया और साथ में ही वहां पर मुझे थोड़े से और डायमंड दिखाई दिए। डायमंड को माइन करने के बाद मैंने अपने लिए एक और डायमंड की पिकेक्स बनाई और मैं आगे माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने लगा। अगले दिन एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक चेस्ट दिखाई दी, तो मैंने जैसे उसको ओपन किया उसमें मुझे कुछ ग्लो बेरीज मिली, कुछ नेम टैग मिले और साथ में कुछ डायमंड भी। उनको कलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपने बेस पर आया और मैंने जैसे ही अपनी पिकेक्स को इंचेंट करने का ट्राई किया तो मुझे पता चला कि मेरी एक्सपी बहुत कम है और मैं अपनी पिकेक्स को इंचेंट नहीं कर पा रहा था। एक्सपी की कमी को पूरा करने के लिए मैं लग गया अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए और मैंने उसी स्पॉनर का यूज किया जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था। डे 38 पर मेरा एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका था। इसके बाद से मैं लग गया अपने एक्सपी फार्म में एक्सपी को कलेक्ट करने में। 30 एक्सपी होने के बाद अगले दिन अपने इंचेंटमेंट रूम पर जाके मैंने अपनी पिकेक्स को इंचेंट किया और मुझे अपनी पिकेक्स में बहुत अच्छी इंचेंटमेंट मिली थी, जिसमें एक एफिशिएंसी 3 थी, अनब्रेकिंग 3 थी और साथ में फॉर्च्यून 2 भी। उसके बाद अपने बाकी टूल्स को इंचेंट करने के लिए मुझे फिर से 30 एक्सपी चाहिए थी, इसलिए एक बार मैं फिर से एक्सपी फार्म में गया ताकि मैं अपने लेवल को 30 कर सकूं। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने बाकी सारे टूल्स को भी इंचेंट किया और थोड़ी देर तक अपने फार्म पर काम करने के बाद मैं लग गया अपने बेस के बाहर के एरिया को क्लीन करने में। डे 40 शुरू हो चुका था और अब जाके मेरी पिकैक्स में सबसे बेस्ट इंचेंटमेंट थी, इसलिए एक बार मैं फिर से निकल गया डायमंड माइन करने के लिए, क्योंकि अब जाके मुझे बनाना था अपने लिए एक पूरा डायमंड का आर्मर। ऐसे ही माइन करते करते 43 डायमंड्स के साथ डे 41 की नाइट को मैं वापस अपने बेस पर आ गया। डे 42 की सुबह मैंने अपना सारा आयरन और कॉपर को स्मेल्ट करने रखा। कॉपर को मैंने कॉपर ब्लॉक में कन्वर्ट किया और फिर मैं चला गया अपने एक्सपी फार्म में एक्सपी को कलेक्ट करने के लिए। एक्सपी कलेक्ट करते हुए मैंने देखा कि वहां पर मुझे कुछ ग्लोइंग इंक सैक भी मिले थे, तो मैंने उनको कलेक्ट किया और अपनी 30 एक्सपी होने के बाद रात को मैं वापस अपने बेस पर पहुंच गया। अगले दिन बोन मील की हेल्प से मैंने काफी सारी ग्लो बेरीज को ग्रो किया और अपने बेस को सजाने में लग गया। डे 44 की सुबह थी और मेरे पास कॉपर की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी, इसलिए मैं केव में गया और कॉपर माइन करने में लग गया। घर आकर जैसे ही मैंने कॉपर को स्मेल्ट करने रखा तभी एक राजा बेटा आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे अपने दांव पेच दिखाने स्टार्ट किए, तो मैंने भी उसके साथ वही किया, लेकिन वो बेचारा कमजोर निकला तो मारा गया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी और एक्सपी इकट्ठा की और अपने पिरामिड के चारों तरफ ग्लो बेरीज को लगाने लगा। इन ग्लो बेरीज ने मेरी पिरामिड में 4 चांद लगा दिए थे। अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपने लिए एक चमचमाता हुआ डायमंड का आर्मर बनाया। उसके बाद से अपने पुराने आर्मर को पूरे सम्मान के साथ मैंने अपने पिरामिड के बाहर आर्मर स्टैंड में सजा दिया।
सबसे पहले मैंने अपने बूट्स को इंचेंट किया, लेकिन एक्सपी की कमी की वजह से मैं अपने बाकी आर्मर सेट को इंचेंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं एक बार फिर से फार्म में गया और एक्सपी इकट्ठा करने में लग गया। मैं एक्सपी कलेक्ट करता रहा और साथ में अपने आर्मर को भी इंचेंट करता रहा और इसी तरह डे 46 पर मैंने अपना पूरा आर्मर सेट को इंचेंट कर लिया था। उसके बाद से मैंने पिक्स को मारकर काफी सारा पोर्क चॉप इकट्ठा किया और फिर मैं अपने फार्म में काम करने में लग गया। डे 47 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी एक बहुत बड़ी रेड की। तो मैंने अपनी स्वॉर्ड को इंचेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी इंचेंटमेंट नहीं मिल रही थी। काफी देर तक इंचेंटमेंट्स को रीसेट करने के बाद मुझे फाइनली एक अच्छी इंचेंटमेंट मिल चुकी थी। उसके बाद से मैंने एक और स्वॉर्ड बनाई और उसको भी इंचेंट करके दोनों को कंबाइन कर दिया। उसके बाद से मैंने अपने लिए कुछ गोल्डन कैरेट बनाए और रात को विलेज में जाकर मैंने सारे विलेजर्स के बाहर से ब्लॉक लगा दिए ताकि वो लोग बाहर ना आ सके और मैं उन्हें इस युद्ध से बचा पाऊं। और अगले दिन होते ही मैं निकल गया पूरी तैयारी के साथ पिलेजर आउटपोस्ट में उनके बादशाह को मारने। आउटपोस्ट पर पहुंचकर मैंने वहां पर कैद आयरन गोलम को आजाद किया और साथ में उसके बदले उनके एक सैनिक को वहां पर कैद किया और वापस मैं अपने बेस के लिए निकल गया। और घर पहुंचने के साथ ही हो चुका था एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज। तो एक बहुत बड़ी थका देने वाली लड़ाई के बाद मैं फाइनली इस लड़ाई को जीत चुका था और मैं बन चुका था हीरो ऑफ द विलेज। मैंने जल्दी से अपने सारे विलेजर्स को घरों से बाहर निकाला और उनके साथ मिलकर इस युद्ध को जीतने का जश्न मनाया। तो इस तरह इस रेतीले रेगिस्तान में माइनक्राफ्ट हार्डकोर के 50 दिन सरवाइव करके मैं आज आपके सामने हूँ, यहाँ पर इस सुंदर से पिरामिड के सामने, जहाँ पर मेरे बदन में पूरा डायमंड का आर्मर चमचमा रहा है। तो मिलते हैं आप सभी से इस जर्नी के अगले पड़ाव में। तब तक के लिए बाय बाय।